हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिया, स्टाफिंग के बारे में थोड़ा सा समझा। तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा, सारी चीज़ों को आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि स्टाफिंग क्या है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए और बताइए कि मैम स्टाफिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम हैं प्रेजेंट। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ही की यानी कि ऑन पब्लिक डिमांड दे देती हूँ लास्ट क्लास का एक क्विक रीकैप। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि स्टाफिंग क्या है। हमने ये पढ़ा कि स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जहां पर हम अपने यहाँ की जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको सबसे पहले तो करते हैं फिल, एंड ये इंश्योर करते हैं कि वो पोजीशंस हमारी फिल्ड ही रहे। तो फिल्ड एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हमारा पर्पस होता है स्टाफिंग फंक्शन से, कि कोई भी हमारे यहाँ पर जो पोजीशन है वो खाली ना रहे। देन हमने एक टॉपिक पढ़ा, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें समझी कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। इसके लिए हमने एक सेपरेट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसको बनाया है मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप्स के साथ डील करते हैं, जिसके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वालिफाइड लोग होते हैं जिसको हम यहाँ पर अपॉइंट भी करते हैं। देन स्टाफिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, स्टाफिंग बाकी सारे फंक्शंस की तरह ही है। जैसे आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हो उसी तरीके से हम स्टाफिंग को परफॉर्म भी करते हैं, बट स्टाफिंग के अंदर हम डील किसके साथ कर रहे हैं? द ह्यूमन एलिमेंट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है वहां पर काम करने वाले स्टाफ के ऊपर। स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे स्टाफ के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से हमारा स्टाफ काम करता है, कितना कॉम्पिटेंट है हमारा स्टाफ। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसका मेजरमेंट होगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का क्या रोल है? छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड वर्क होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कम है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन जो है वो सारे ये काम जो है वो अकेले ही कर सकता है। बट स्टाफिंग का जो फंक्शन है उसका सिग्निफिकेंस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, सब कुछ बढ़ने लगता है। तो ऐसे में रिक्वायरमेंट अराइज हुई कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कुछ स्पेशल लोग जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो आजकल पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ है जो एचआरएम के अंदर परफॉर्म करनी होती हैं। तो उसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, देन एनालाइजिंग द जॉब्स, देन डेवलपिंग द कॉम्पेंसेशन लेवल, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराते हैं, लेबर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं ये लोग, और सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। और कभी अगर इन लेबर वगैरह की वजह से, इन वर्कर्स की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से किसी भी तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो कंपनी को उस लीगल प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम भी कई हद तक हमारा एचआरएम करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने आपको एक अलग से एक जानकारी दी कि ये एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये कहाँ से आया है। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एचआरएम मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझाया था, जिसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरी समरी यहाँ पर बता दी थी। देखो बेटा, ये रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से हमने एक हायरिंग ऑफिसर रखा, एक ही पर्सन जो था वो लोगों को हायर करने का काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, फैक्ट्री सिस्टम था, ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया जिसकी वजह से लेबर वेलफेयर ऑफिसर आया, बट वहीं तक हमारा काम नहीं चल रहा था। देन हमने पर्सनल ऑफिसर रखा जिसका काम था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट करना, जिसको बाद में हम लोगों ने पर्सनल मैनेजर बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जब हमारे दिमाग में आई, जब हमें ये समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो उनकी सक्सेस की चाबी है, तो हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराना शुरू किया। और इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक स्पेशल चीज़ की, जिसको हमने नाम दिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि आज के टाइम का हमारा मॉडर्न एचआरएम। ठीक है बेटा, तो ये हमने इवोल्यूशन में पढ़ा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से हमने देखा
सी द जोश, किसका जोश? हमारी वर्कफोर्स का जोश, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का जोश, जिसमें हमने ये समझा कि हायर परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर स्टाफिंग करनी जरूरी है, और वो कब होगी? जब राइट पर्सन राइट जॉब पे काम कर रहा होगा। देन कॉम्पिटेंट पर्सनल, अगर आप अच्छे से स्टाफिंग करते हो तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलने के चांसेस है, वेल क्वालिफाइड लोग आपको मिलेंगे अपने यहाँ पे अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए। आपकी कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है कि आपको प्रॉपर स्टाफिंग करनी होगी, क्योंकि स्टाफ ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आपने स्टाफिंग सही से करी, यानी कि सही पर्सन को सही जॉब पे रखा है, तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड होकर फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत काम आएगा। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई सही तरीके से अगर स्टाफिंग करोगे, ओवर स्टाफ नहीं है, अंडर स्टाफ नहीं है आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट मीन्स जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग ही आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्विक रिकैप। आई होप कि आप सभी लोगों को लास्ट क्लास की चीजें याद आ गई होंगी। अब आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज नोन एज द स्टाफिंग प्रोसेस। ये है हमारी बेटा स्टाफिंग प्रोसेस, लेकिन इस स्टाफिंग प्रोसेस को ऐसे ही तो याद नहीं कराऊंगी मैं, बिना एक्रोनिम के कैसे काम चलता है। चलो, एक्रोनिम तो मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, दिख तो रही होगी आपको भी, बट फिर से ये बात मुझे आपको याद दिलानी है कि बेटा आप कोई भी प्रोसेस पढ़ोगे, आप हमारी पूरी बुक में जब जब भी प्रोसेसेस आएंगी, तो जब भी आप प्रोसेस पढ़ेंगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप अपनी भी कोई एक्रोनिम यूज करते हैं तो आपने इनके स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज ही आपको इन स्टेप्स को यूज करना है। आप प्रोसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तो एक्रोनिम इसी तरीके से बनाई है। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के लिए हमारी एक्रोनिम क्या है, और इसी के साथ मेरा आपको ये प्रॉमिस भी है कि जैसे ही हम लोग भी अपने पार्ट ए के चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 हम अपना कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा भी एक धुआंधार रिवीजन सेशन, और उसी के साथ मैं अपने प्यारे चैंपियंस को प्रॉमिस करूंगी क्या, टॉप परफॉर्मेंस। और इसी के साथ आपको याद रखनी है अपनी स्टाफिंग की प्रोसेस। कैसे? बिकॉज every revision session promises top performance to our प्यारे चैंपियंस। तो कैसे है हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस, कैसे याद रखनी है? every revision session promises top performance, किसको? टू आवर प्यारे चैंपियंस। तो बेटा आप लोगों के लिए ही ये बनाई है एक्रोनिम, ताकि इसी से आप लोग याद रखें अपनी स्टाफिंग की प्रोसेस को। तो बेटा लिखना शुरू करते हैं, निकाल लीजिए अपनी समरी नोटबुक और मेरे साथ लिखना शुरू करो कि सबसे पहले ई से क्या है हमारे पास। ई से है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ई से क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। लो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों को ठीक कर देते हैं ताकि आप सही से लिख पाएँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। लो जी, अब दिख रहा है सही से। सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आर से है हमारे पास रिक्रूटमेंट। ठीक, एस से है हमारे पास सिलेक्शन। पी से है हमारे पास बेटा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। टी से है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद पी से है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब सी थोड़ा सा नीचे है तो मैं उधर लिख देती हूँ, और एक हमारा पी थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया था, जिसको मैंने यहाँ पर भी ऐड किया है आपको प्यारे बनाने के लिए। ये चाहते थे कि हम आपको प्यारे बनाएं, इसीलिए यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ा। तो ये है बेटा पी हमारा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग के लिए। ठीक है, और लास्ट का जो सी था जो थोड़ा सा वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें, कॉम्पेंसेशन। ठीक है बेटा, तो ई से है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से है रिक्रूटमेंट, एस से है सिलेक्शन, पी से है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगेन देयर इज अ पी जिसका मतलब है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और सी से हमारे पास कॉम्पेंसेशन। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने लिख ली होगी पूरी स्टेप्स, पूरे जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फ्लो चार्ट की तरफ।
अब कोशिश करिएगा कि अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है आपके पास स्टाफिंग प्रोसेस का, तो इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बना के आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत करी है। तो इस तरीके से हम स्टाफिंग प्रोसेस को वन आफ्टर वन दिखा रहे हैं, उसके स्टेप: एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट कहता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई आप स्टाफिंग की प्रोसेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको चाहिए एक सही पर्सन सही जॉब के लिए एक सही टाइम पर। बट उसके लिए पहले ये जानना भी तो ज़रूरी होगा ना कि हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें किन लोगों की ज़रूरत है, किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है। याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि आपने बहुत बार, या अगर नहीं भी देखा हो तो एक बार चेक करना, आप लोगों के घर पे अगर न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ पर जहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई होती हैं, तो कभी किसी वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट को देखना, इंग्लिश में भी पढ़ते ही हो आप लोग ये वैकेंसी वगैरह ड्राफ्ट करना, तो वहाँ पर आप देखना कि उसके अंदर लिखा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है उनको एक सेल्स मैनेजर चाहिए, 10 सेल्स मैन चाहिए, ठीक है, एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से वो लिख कर रखते हैं, क्या लिख कर रखते हैं? द नंबर एंड द टाइप, कि कितने लोग चाहिए और कौन से पोस्ट के लिए चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा होगा ना कि यार हमें कितनी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उन्होंने 2 एनालिसिस किए। तो सबसे पहले मैं आपको वो 2 एनालिसिस के बारे में बताती हूँ कि वो 2 एनालिसिस क्या है, थोड़े से अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलो, ये जगह मैंने खाली छोड़ी थी हमारे लिए ही, ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा काम कर सके। तो बेटा ये जो 2 एनालिसिस हमको करने पड़ते हैं, उन एनालिसिस का नाम है वर्क लोड एनालिसिस। ठीक है, क्या नाम है? वर्क लोड एनालिसिस। और दूसरे का नाम है वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये 2 एनालिसिस है। अब इनका मतलब क्या होता है मैम? पहली बात तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो आपको याद रखने के लिए समझा रही हूँ, उस चीज़ को समझना, क्योंकि बच्चा गड़बड़ करता है, वर्क फोर्स में वर्कलोड लिख देता है, वर्कलोड में वर्कफोर्स लिख देता है। सेपरेटली भी इन दोनों एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे 1 नंबर में चाहे 3 नंबर में। ठीक, तो लोड का मतलब क्या है बेटा? बर्डन। लोड का मतलब क्या है? बर्डन। और बर्डन क्या बता रहा है? काम। बर्डन क्या आपको बताएगा? काम, कि हमारे पास काम कितना है। और बेटा जब काम पता चलेगा तो काम के अकॉर्डिंग ही आपको ये पता चलेगा ना कि आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे पास कितना काम है, तो मैं किस हिसाब से अपने यहाँ पे लोगों को रखूंगी? मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितने, सपोज करो कि मेरा काम है, मुझे लंच बॉक्स बनवाने होते हैं, मुझे पता ही नहीं मुझे कितने लंच बॉक्स बनवाने हैं, कितना बर्डन है, कितने का ऑर्डर आया हुआ है, कितने का टारगेट है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं किस हिसाब से लोगों को रखूं अपने यहाँ पे? तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि भाई लोड कितना है, किस चीज़ का, वर्क का लोड कितना है, बर्डन कितना है। और जब वर्क का लोड पता चलेगा तभी तो मैं ये जान पाऊंगी कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला काम तो यही है कि ये जानना कि रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट को चेक कैसे करते हैं? रिक्वायरमेंट को 2 तरीके से चेक करते हैं। कैसे? द नंबर एंड टाइप। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट इस पॉइंट से चेक करोगे, कितने लोग चाहिए, कितने चाहिए। नंबर का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे कितने, आपको कितने लोगों की जरूरत है वो आप नंबर से डिसाइड करोगे। और टाइप से क्या डिसाइड करोगे कि कौन से चाहिए, आपको कौन से लोगों की जरूरत है। कौन से का मतलब कि भाई तुम्हें सेल्समैन चाहिए या फिर तुम्हें सेल्स मैनेजर चाहिए, तो वो आप पता लगाओगे किससे? टाइप से, कि कितने चाहिए और कौन से चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? वर्कलोड से। ठीक है जी, ये तो पता चल गया कि सपोज करो मुझे 20 लोग चाहिए, 20 तो मैंने नंबर डिसाइड कर लिया, और उस 20 के अलग अलग टाइप मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन से कितने कितने चाहिए। ठीक, अब मुझे ये भी जानना है, वैसे थोड़ी कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खाली है, या तो मेरा भैया एक नया ऑर्गेनाइजेशन हो। नया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ठीक है हम बिल्कुल खाली है, अभी नई नई हमारे पास पूरी स्टाफ की चल रही है, भर्ती चल रही है। बट अगर मैं एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, ऑलरेडी मेरा काम चल रहा है, तो ऑलरेडी कुछ लोग मेरे यहाँ पे काम करते भी तो होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास उस काम को करने के लिए एक फोर्स है ना। यहाँ पर फोर्स से क्या मतलब है बेटा? टीम। ऑलरेडी भी मेरे पास कोई मेरी टीम होगी ना। टीम मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी है, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर लोग काम करते हैं। यहाँ से तो मैंने ये जाना कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, बट इसने मुझे क्या बताया कि मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है। और ये भी अवेलेबिलिटी मुझे दोनों टर्म्स में बताते हैं। किस टर्म्स में? द नंबर एंड टाइप।
इन्होंने भी मुझे अवेलेबिलिटी इसी टर्म से बताई कि मेरे पास कितने लोग हैं और कितने टाइप के लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 20 लोगों की ज़रूरत है, जिसमें 2 मुझे चाहिए सेल्समैन चाहिए मुझे 2, और 2 मुझे मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, मुझे 5 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब हो सकता है मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 सेल्समैन की है लेकिन ऑलरेडी एक अवेलेबल है, तो इसका मतलब एक और के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 5 चाहिए, क्या पता 3 ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो मुझे फिर 2 की और रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ तो मैंने ये देखा कि मुझे ज़रूरत कितनी है, और यहाँ मैंने ये देखा कि मेरे पास अवेलेबल कितने हैं। बात समझ आई? वर्कलोड और वर्कफोर्स क्या होता है? 2 तरीके के एनालिसिस करते हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स। वर्कलोड बताता है काम का बर्डन, बर्डन के अकॉर्डिंग पता चलती है रिक्वायरमेंट, लेकिन वर्कफोर्स बताता है कि हमारे पास टीम कितनी अवेलेबल है, और उसी टीम के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको अब इनकी भाषा में ज़रा एक बार ये दिखा देती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट बाय 2 एनालिसिस। तो इससे हमें पता चलता है हमारी फ्यूचर मैन पावर की आवश्यकताएं। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिक्वायरमेंट भी देख ली और उसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी कितनी है वो भी देख ली। कैसे? पहला वर्कलोड। वर्कलोड क्या करता है? इट इनेबल एन असेसमेंट। ये एक असेसमेंट है किस चीज का? द नंबर एंड टाइप, द नंबर एंड टाइप, कितने और कौन से ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब बेटा नेसेसरी से क्या बताया इन्होंने आपको? रिक्वायरमेंट, कि कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी जॉब्स के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन लोगों की ज़रूरत है। सो द नंबर एंड टाइप नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वही डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वर्कफोर्स क्या बताता है? इट वुड रिवील, रिवील मतलब ये बताएगा, रिवील मतलब ये बताएगा क्या? द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, कि नंबर और टाइप कितने हैं, वही बात आगे की अवेलेबिलिटी को बताता है। इट वुड रिवील whether we are understaffed, overstaffed and optimally staffed। मैम यहां तक तो बात समझ आ गई, ये वाली लाइन कुछ समझ नहीं आई, तो मैं किस लिए हूं बेटा? यही सब समझाने के लिए तो हूं तुम्हें। लो जी, अब इसको मैं समझाती हूँ तुम्हें। देखो जरा इसको यहां से समझो। देखो, हमने वर्कलोड से जाना कि वर्कलोड का मतलब क्या होता है। वर्कलोड का मतलब होता है सीधा सीधा रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और वर्कफोर्स का मतलब क्या है बेटा? अवेलेबिलिटी, कि इतने लोग अवेलेबल है। अब सीधी सी बात मुझे बताओ कि अगर रिक्वायरमेंट आपके पास 10 की है लेकिन लोग तुम्हारे पास 8 काम कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट 10 की है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन तुम्हारा वर्कफोर्स कम है, बर्डन ज्यादा है काम का लेकिन उस काम को करने के लिए लोग कम है, तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर स्टाफ की कमी है ना, कमी है। तो उस कमी को हम यहाँ पे किस नाम से डिनोट करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा? अंडरस्टाफ्ड है, यानी कि हमें और ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत है। तो कितने से कमी दिख रही है? 2 से कमी दिख रही है, तो 2 के लिए हम लोग आगे की प्रोसेसिंग पे जाएंगे कि क्या करना है। ठीक, ओके। बट अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो मान लो कि 10 की है, ठीक है, रिक्वायरमेंट 10 की है लेकिन अवेलेबिलिटी 12 की है, बर्डन सिर्फ इतना है कि 10 लोग काम कर सकते हैं लेकिन तुमने स्टाफ बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तुम्हारे पास अवेलेबल ऑलरेडी ही 12 है। इसका मतलब अब यहाँ पे तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा है। कितने ज्यादा है? यहाँ पर भी 2 लोग ज्यादा है, यहाँ 2 लोग कम थे तो यहाँ 2 लोग ज्यादा है। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ओवरस्टाफ्ड। ठीक, बट अगर मैं कहूँ 10 ही थे, 10 की जरूरत है, 10 ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब आपको कोई आगे फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। ऑप्टिमली स्टाफ्ड मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उतनी ही आपकी अवेलेबिलिटी है। तो ये है वो 3 टर्म जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो हम इन तीनों का जवाब अपना ले सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, अंडर स्टाफ्ड है, ऐसा तो नहीं कि अवेलेबिलिटी कम है, या हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, जितने चाहिए थे उतने ही है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे कि मैम फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, एस्टिमेट तो कर लिया हमने अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को। अब क्या करना है हमें ये तो बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं।
तो बेटा अब क्या कर सकते हैं के लिए अगली प्रोसेस आती है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा? रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता। रिक्रूटमेंट ऐसा है कि हमारे यहाँ तो देखो जॉब खाली है तो हमें तुम्हें इनवाइट करना है, ठीक है। अब इनवाइट करना है तो जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि एडवर्टाइजमेंट होती है। अब एडवर्टाइजमेंट नौकरी के लिए भी होती है और एक एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल वाली भी होती है। ज़रा देखना कभी वहीं पे उन पन्नों को पलटना, तुम्हें उसी अखबार में दिखेगा एक मैट्रिमोनियल का पूरा वो होता है। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें लिखा होता है आवश्यकता है हमें वर की, आवश्यकता है हमें वधू की, हमें ऐसा ऐसा, मतलब वो पूरा अपना डिस्क्रिप्शन लिख के रखते हैं कि हमें वधू ऐसी चाहिए, सुंदर सुशील मजबूत टिकाऊ। आजकल ऐसी चाहिए होती है बेटा, सुंदर सुशील मजबूत टिकाऊ। देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? तो इस तरीके से पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। तो इसका मतलब ये आपको एक इन्विटेशन है ना कि हमारे पास ये चीज़ है, अगर आप अपने आप को सुटेबल कैंडिडेट समझते हैं देन यू कैन अप्लाई। लाइकवाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं कि जब उनके यहाँ पर एक पोजीशन खाली होती है तो वो आपको इनवाइट करती है, बट इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चुन लिए गए हैं। अभी आपका भी बहुत सारे टेस्ट होगा बेटा, तुम्हारी भी तो बहुत सारी, तुम्हें भी तो बहुत सारे हर्डल से गुजरना पड़ेगा तब जाकर तुम सिलेक्ट होगे। ऐसे थोड़ी कि हाँ तुम आके खड़े हो गए हमारे दरवाजे के पे और हम तुम्हें कहते हैं कि हाँ जी आ जाओ आप ही सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं होता है। रिक्रूटमेंट सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट करने का मतलब है आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोजीशंस खाली है, अगर आप अपने आप को सुटेबल कैंडिडेट समझते हो, आपकी एलिजिबिलिटी है इसके लिए, तो आप आकर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो देखो सबसे पहले सिर्फ डेफिनेशन समझाऊंगी, आगे की कहानी के लिए बताऊंगी फिर। इट इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ सर्चिंग। हम ढूंढ रहे हैं कि तुम हो कहाँ, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज बन सकते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग देम। स्टिमुलेटिंग मतलब तुम्हें झांसा दे रहे हैं भाई, तुमको झांसा दे रहे हैं, तुम अपने घर पे मस्त एसी में आराम से सोफे पे बैठे हुए हो, अब तुम बेरोजगार हो, निकम्मे हो। अब तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, तुम्हारे पिताजी ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी और बोला कि ए सुन ले तेरे लिए काम आ गया बेरोजगार, चल खड़ा और निकल, खड़ा हो। तो ये स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से आपको एनर्जाइज करना कि भाई देखो अब तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम जॉब आ चुकी है, खड़े हो और आके अप्लाई कर दो। तो स्टिमुलेट करता है टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें क्या लिखा होता है? सैलरी नेगोशिएबल फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, कि भाई अभी हम बता रहे हैं कि इतनी सैलरी है, लेकिन अगर तुम डिजर्विंग होगे तुम्हारे लिए सैलरी और बढ़ा देंगे। तो तुम्हें दे रहे हैं ना एक झांसा सा कि आओ और हमारे यहाँ पर काम करना शुरू कर दो, तो उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को ना बेटा एक तरीके से एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्या, कैसे? कि भाई यहाँ पर हम लोगों को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं ना, आप एक डिमोटिवेटेड होकर घर में बैठे हुए कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है, नौकरी ही नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूँ। बट जब आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखी जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ आपके माइंड में आई कि यस अब एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो रिक्रूटमेंट जब भी आता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है ना, तो इसलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आपके लिए इनकम का सोर्स अब आने ही वाला है। ठीक, अब ये रिक्रूटमेंट मैम कैसे होता है बेटा? रिक्रूटमेंट ना दो तरीके से हो सकता है। रिक्रूटमेंट जो है हमारे पास वो दो तरीके से रिक्रूटमेंट हम लोग कर सकते हैं। हम ये पढ़ेंगे भी अभी आगे अपने इस चैप्टर के अंदर के दो तरीके के रिक्रूटमेंट कौन से हैं। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल। चलो अब इसको तुम्हारी लैंग्वेज में समझाएं। अब जैसे तुम्हारे घर में वही शादी वादी होती रहती है ना, तुम्हारी भी होगी आगे कहीं जाके, तो जब ये काम शुरू होगा ना तो दो तरीके होंगे तुम्हारे लिए वर या वधू चुनने के उनके पास। या तो वो क्या करेंगे कि अपनी वही रिश्तेदारियों में से ही कोई वो आते ना रिश्तेदार, बता के जाते कि देखो ये लड़की कितनी सुंदर सुशील है, देखो कर लो इसका नाम भी चलो मैं नाम नहीं बोलूँगी किसी का भी, तो कर लो, क्या पता आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको आके बताते हैं, यानी कि आपके अपने ही सोर्सेज है, अपनी जान पहचान वाले लोग हैं, जहां से तुम अपने यहाँ की जो खाली जगह है तुम्हारे घर की, चाहे वो वर की है या वधू की है, उसको तुम भर रहे हो। ठीक है, इंटरनल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो होता है कि लोग ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है तुम किसी को प्रमोट कर दो, तो जिसको प्रमोट करोगे उसके नीचे वाली पोजीशन खाली हो जाएगी, जो उसने छोड़ी होगी तो उसको आपको फिल करना होगा, है ना। उसने अपर पोजीशन फिल कर दी खुद से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिल हो गई, है ना। अब जैसे कि मैं किसी, हो सकता है किसी स्कूल में एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, 11th 12th क्लास को पढ़ाती हूँ, बट कल को
उनके यहाँ पर वैकेंसी निकली वाइस प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की, तो मैंने कहा ना कि कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ देख रहे हो, इधर उधर, मैं हूँ तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए। तो वो क्या है, इंटरनली, कि अपने ही लोगों से हम लोग पोजीशन फिल करने की कोशिश करते हैं। बट एक दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका क्या है, अब वही तुम्हारी जब शादी करानी होगी, जब इंटरनली कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जाएंगे ना अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे, जाएंगे किसी एजेंसी के पास, बताएंगे भाई, वही तुम इश्तिहार दोगे न्यूज़पेपर में कि हमारे पास वर और वधू है, अगर कोई लगता है कि मैचिंग है तो आ जाइए आप लोग। यानी कि बाहर का कोई सोर्स है जिसको शायद हो सकता है आप जानते भी नहीं हो, बाहर के अनजान व्यक्ति है, एक्सटर्नल है सब कुछ, बट वहां पे क्या है, चॉइसेस ज्यादा मिल रही हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, या तो इंटरनली उस चीज को फिल किया जाएगा, या मेरे निकम्मे स्कूल वाले क्या करेंगे, मुझे नहीं अगर मौका देंगे तो वो भी एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में कि हमारे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जगह खाली है, आप आइए और आके भर दीजिए। तो दो तरीके से रिक्रूटमेंट, दो तरीके से हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, तो देखो बेटा यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये हो क्या गया, चलो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, देखो जरा, कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स कैन बी यूज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस, कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सोर्स यूज किए जा सकते हैं। बट इंटरनल सोर्सेज जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक है, मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं मिल रही हैं, फ्रेश टैलेंट और वाइडर चॉइस चाहिए तो हमें एक्सटर्नल सोर्स की तरफ ही जाना पड़ता है। यानी कि तुम्हें मन कर रहा है कि और भी बहुत सारी चॉइसेस तुम्हें चाहिए, तो ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाओ। ठीक, चलो ये तो हो गया रिक्रूटमेंट, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सिलेक्शन। अब बारी आती है चुनने की, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आगे, अब उसमें से कैसा सिलेक्ट करना है, बेस्ट को सिलेक्ट करना है। बट सिलेक्शन प्रोसेस होती तो अच्छी है, किसके लिए, जिसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन इज ऑलवेज यू कैन से कि किस चीज से कनेक्ट कर रही है, एक नेगेटिविटी से कनेक्ट कर रही है ना। तो समहाउ जहां पे रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है ना, अगर हम इसका डिफरेंस लिखते हैं तो हम सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कह देते हैं। नेगेटिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे लोगों का रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लोगों का एलिमिनेशन हो रहा है, जो कई हद तक क्या कर रहा है, आपको मायूस कर रहा है। कि जब रिक्रूटमेंट आई, जब आपको पता चला कि एक नौकरी निकली है हमारे लिए, अब से हम भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमें भी रोजगार मिलेगा, तो आप चल दिए थे लाइन में लगने के लिए, तो एक बहुत ही उम्मीद के साथ। लेकिन वहीं पे जब रिजेक्शन हुआ तो क्या हुआ, मन उदास हो जाता है ना, तो इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। अब सिलेक्शन का इनके शब्दों में क्या मतलब है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग। यहाँ पर चूज यानी कि सिलेक्ट कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो आप किस में से, अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैकेंसी के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी, लेकिन उस 2 वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास हो सकता है 100 लोग पहुंच गए हो, 100 एप्लीकेशन आपके पास आ गई हो। तो अब 100 के 100 लोगों को थोड़ी ना रख सकते हो, आपको उन 100 में से ही 2 को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब आपके पास पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो आपने रिक्रूटमेंट की स्टेज पे इकट्ठा किया, लेकिन उसमें से आप चूज कर रहे हो उतने लोगों को जितनों की आपको जरूरत थी। ठीक है, चलो ओके। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है इसका ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या पर्पस होता है जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो। सबसे पहला पर्पस तो यही है कि हमें मिले द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। भाई जितने भी लोग हमारे पास आए हैं अप्लाई करने के लिए, हमें तो उसमें से बेस्ट चाहिए ना। हम क्यों कम के साथ एडजस्ट करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें जो लगता है कि बेस्ट है, हमें तो उसे सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली पहला हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, ये तो एक सीधी सी बात है। दूसरा, अब देखो जिस पर्सन को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ये उसकी भी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को यहाँ पर क्या करता हो, मेंटेन करता हो, इन्हांस करता हो। अब सपोज करो कि कोई पर्सन तुम्हारे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया था, तुमने जॉब निकाली थी कि हमें ना यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर चाहिए। ठीक है, आपने कहा जी हमारे पास सेल्स मैनेजर हमें चाहिए। हमने कहा ठीक है, उसने अप्लाई किया सेल्स मैनेजर के लिए। आपने कहा कि MBA इन सेल्स या मार्केटिंग भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, वो बंदा आया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर वो आया था आपके यहाँ पे। बट आपको क्या लगा, आपने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपने उसको ये कहा कि सेल्स मैनेजर नहीं, हम तो तुम्हें सेल्स मैन बनाने वाले हैं। सेल्स मैनेजर और सेल्स मैन में कहीं तक फर्क है, वो उसके किसी सेल्स मैनेजर की टीम में काम करेगा वो सेल्स मैन। यानी कि आपको हम लीडर नहीं बना रहे हैं, आपको हम फॉलोवर बना रहे हैं। तो उसको लगा कि यार मैं MBA क्वालिफाइड हूँ, 2 साल का मैं एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, इनकी सारी एलिजिबिलिटी को मैंने यहाँ पर फुलफिल किया है, और मुझसे कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को तो इन्होंने सेल्समैन रख दिया और सेल्स मैनेजर रख दिया, सॉरी, और मुझे ये सेल्समैन बना रहे हैं।
तो कहीं हद तक जो वो बंदा सिलेक्ट हुआ होगा या जो इसको कॉम्पेंसेशन हो सकता है ये ऑफर कर रहे हो वो उसको कम लग रही हो, तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को भी मेंटेन रखो, ठीक है। तो सिलेक्शन का दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जिसको भी आपने सिलेक्ट किया होगा आप उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को भी क्या रखेंगे बेटा, मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो अब तक का समझ आ गया है तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से। चलो जी, सिलेक्शन भी हो गया, आ गई तुम्हारी वधू घर में। अब क्या करना है, प्लेसमेंट। अब देखो मैं ये वाले एग्जांपल इसलिए देती हूँ, याद रखोगे, ये स्टोरियां याद आएंगी तुम्हें। तो मान लो राजू के लिए ही हमने ये सारा काम किया, देखा कि हमारे घर में कितने बालक हैं जिनका हमें ओम मंगलम करना है, वो तुम जानते ही हो। तो हमने देखा अभी तो फिलहाल एक ही कैंडिडेट था, तो रिक्वायरमेंट देखी, अवेलेबिलिटी देखी, रिक्रूटमेंट किया, इश्तिहार लगाया, बताया कि हमें वधू की जरूरत है, वधू आई, हमने सिलेक्ट भी कर ली। अब भाई वधू आ गई है, अब क्या करना है, उसको उसका कमरा देना है बेटा। अब तक तो तुम राज कर रहे थे अकेले, पूरे अलमीरा में तुम्हारे कपड़े थे, वो कपड़े कहाँ जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं बाहर। क्यों? क्योंकि लगेंगे भैया उनके सारे कपड़े। आपको क्या करना है कि जिसको आपने सिलेक्ट कर दिया है ना, आपको सिलेक्शन के बाद उसको उसकी जॉब पोजीशन देनी है। प्लेसमेंट इसी को ही तो कहते हैं। तो देखो ऐसे ही याद रखना है कि जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया, जिस कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट कर दिया है, अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको उसकी वो जगह देंगे, आपको उसकी वो पोजीशन देंगे, आप उसको कहेंगे कि आप इस जॉब को ऑक्यूपाई कर सकते हो जिस चीज के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट हुए हो, ठीक है। सो द एम्प्लॉयज इज टेकन द अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड। तो हम उसको पूरा घुमाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद उसको उस जॉब का चार्ज दे देंगे जिस पोजीशन के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया है। Placement refers to the employees occupying the position or the post for which the person has been selected। तो क्या मतलब होता है आपकी प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लो। ऑक्यूपाई मतलब खाली थी, भर दो अब इस पोजीशन को, उस पोस्ट को जिसके लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है। तो दे दो सासू माँ उसको उसके अलमारी की चाबी, उसको उसके कमरे की चाबी जिसके लिए आप उसको यहाँ पर लेकर आई हो। तो यहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने उस एम्प्लॉय को कह देते हैं कि ये यहाँ आपकी जॉब पोजीशन, आप यहाँ पर काम करेंगे, ठीक। अब मैम ये नया सा वर्ड दिख रहा है ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो ओरिएंटेशन क्या होता है। रस्म होती है ना एक शादी के बाद, मुंह दिखाई। अब उस मुंह दिखाई में क्या होता है, ये एक रिसेप्शन होता है, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन करते हैं लोग। क्यों करते हैं? नई बहू आई है, वो थोड़ी जानती है सब लोगों को, कितने लोगों को जानती होगी वो? वही जो तुम्हारे घर में रहते हैं, या थोड़े बहुत तुम्हारे चाचा मौसी ताऊ वाऊ मामा, इन सब लोगों को जान लेगी ज़्यादा बात। लेकिन बहुत सारी दूर दूर की रिश्तेदारी होती है भाई। हालांकि इस दूर दूर की रिश्तेदारी को जान के हम करेंगे भी क्या, बट फिर भी एक जानकारी होनी चाहिए। तो जब तुम्हारे घर में नई बहू आती है तो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले तो उसे घर दिखाया जाता है, देखो वो बेटा ये है वो घर जिसमें अब से तुम रहने वाली हो, और ये वो किचन है जिसमें तुम अपना आधे से ज़्यादा वक्त बिताओगी, यहीं पे तुम्हें गर्मी में सड़ना है, ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो यानी कि एक तो तुमने उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, ठीक है। और वो जो होती हैं सासू माएँ, है ना, अब वो सासू माँ क्या बताएगी, घर के नियम कानून कि बेटा सुबह इतने बजे उठना होता है, इतने बजे हमारे घर में ब्रेकफास्ट बनता है, इतने बजे लंच और इतने बजे डिनर और इतने बजे हम लोग सो जाते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए। और घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सभी से भी इंट्रोड्यूस कराया, जी ये तुम्हारे जेठ हैं, ये तुम्हारे ससुर हैं। हालांकि इतना तो पहले से पता होता है बट फिर भी एक बार और इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो ये जो चल रहा होता है ना प्रोसेस तुम्हारे घरों में भी, ये भी हमारे बिजनेस का ही पार्ट है। इसे हम अपने बिजनेस की भाषा में बोलते हैं बेटा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समझो कि जब एक नया कैंडिडेट, जब एक पर्सन नया किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है ना, तो उसके हालात बिल्कुल एक घर में आई नई बहू के समान ही होते हैं। तो वैसे ही मानकर चलना कि जब वो आया उसे क्या पता ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कौन सी चीज़ है, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरफ है। तो ओरिएंटेशन के प्रोसेस में हम उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक राउंड कटाएंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसको दिखाएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, किससे, उसके सुपीरियर से जो उसके बॉस होंगे, उसके सबॉर्डिनेट से जो हो सकता है उसके अंडर काम करेंगे, उनके कुलीग से जो उसके साथ मिलकर काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से, ठीक है। सो ओरिएंटेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, फेमिलराइज कराया जाता है एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से, और उसके साथ काम करने वाले लोगों से, ठीक है। तो देखो ओरिएंटेशन मीन्स
इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉयज, किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, अदर एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, फैमिलराइज करा रहे हो उसको किससे, विद द रूल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, किस तरीके से हमारी पॉलिसीज वर्क करती हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें आप कहाँ बताते हो, ओरिएंटेशन की स्टेज पे। यहाँ तक बताइए समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, केस स्टडी में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको यहाँ पर इसे बता रही हूँ। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब बहू आ गई है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, पर अब पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब बहू की ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग क्यों चलेगी? अपने घर पे हो सकता है कि उसके घर पे सबको बहुत तीखा खाना खाना पसंद हो, बट यहाँ सारे लोग फीका खाना खाते हैं। तो पहले दिन बनाई मैडम ने पहली रसोई, और पहली रसोई ने ही सबके कान से निकाल दिया धुआं, है ना। तो बस फिर सासू माँ ने तो सोच लिया कि भैया पहले तो 15 दिन की होनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग। तो यही तो रीज़न होता है कि जब नई नई बहू आती है उसे एक डेढ़ हफ्ते काम कराते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं कि सुनो, ऑब्जर्व करो, देखो जरा थोड़ा थोड़ा कि हम कैसे काम करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो कि कल को तुमको ही संभालना है ये सब कुछ। तो जब तुमको ही संभालना है तो तुम हमें करते करते देखो कि हम कैसे कर रहे हैं। या तो भी 10 दिन का रेस्ट लो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, 10 दिन बाद काम करना शुरू करना। या अगर तुम्हें इतना शौक चढ़ रहा है काम करने का तो चलो बस हाथ बटा दो साथ में और धीरे धीरे थोड़ा 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 सीखते रहो। आपको पता है ये क्या चल रहा है वहाँ पे? ट्रेनिंग चल रही है। अब हमारी बिजनेस की लैंग्वेज में इस ट्रेनिंग को कैसे डिफाइन करते हैं कि ट्रेनिंग क्या है? एक लर्निंग है। ट्रेनिंग क्या है? एक लर्निंग है। लेकिन ये लर्निंग कुछ टाइम तक ही होती है। कितने टाइम तक उसको सिखाया जाएगा ये सब? कितने टाइम तक सासू माँ उसके ऊपर वर्क करेगी? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। उसके बाद वो खुद ही सीखेगी सब कुछ। उसके बाद जब वो देख लगेगी क्या काम कैसे होता है, फिर वो अपने आप काम करना शुरू कर देगी और वो प्रो बन जाएगी, अल्ट्रा प्रो मैक्स, है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको ये समझाया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप आए हो, नए नए आए हो, तो आपको चीज़ें सिखानी पड़ेगी। तो लर्निंग देंगे हम आपको, लर्निंग, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देंगे। देखो वो टाइम पीरियड ऑर्गेनाइजेशन में 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 2 साल 3 साल का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ योर वर्क। ठीक है, तो पहली बात ये समझिए कि ट्रेनिंग एक लर्निंग है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, प्लस एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है। ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए सिखाई जाती है, यानी कि जिस पोजीशन के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो काम है सिर्फ वही हम आपको जब सिखा रहे हैं, तो वो होती है आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड द एबिलिटीज, जहां पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले उस एम्प्लॉय के एटीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज, जिससे कि वो बहुत आसानी से जो भी जॉब उसको परफॉर्म करनी है वो उस जॉब को बहुत आसानी से उसकी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। तो जब स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड काम सिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक, बट क्या एक ही काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में? सिर्फ जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम को सीखना चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ग्रोथ हो? सासू माँ ने कहा कि बेटा सिर्फ यही काम नहीं करना है, अपने खुद के लिए भी काम करो, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काम करो। एक काम करो, देखो काम करते करते घर में रहते रहते थोड़े से मोटे भी हो जाते हैं, एक काम करो तुम जिम जाया करो, कोई बात नहीं, तुम एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करो, अपनी पर्सनल हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखो। और सुनो, अपनी एजुकेशन को मेंटेन रखो। तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है, चलो एक काम करो, पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरो, ताकि तुम्हारे जो आगे करियर एवेन्यूज हैं वो और भी इंक्रीज हों। अपनी ग्रोथ के लिए काम करो। और क्या ग्रोथ कभी खत्म हो जाती है क्या? क्या ग्रोथ कोई एक ऐसी लर्निंग है जिसको हम खत्म कर देते? क्या हमारी ग्रोथ कभी खत्म हो सकती है? नहीं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लर्निंग, पहली बात तो जो कभी खत्म नहीं होगी। ग्रोथ के लिए काम करना कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसके अंदर हम अपने डेवलपमेंट, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं, ताकि हमारी जो करियर है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। ये थोड़ी कि जिस पोजीशन के लिए आज तुम आए उसी पोजीशन पे ही रह जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। कल को आपको प्रमोशन चाहिए, बट क्या होता है कि प्रमोशन के लिए आपको अपने अंदर कुछ वैल्यू एडिशन लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको हायर पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा। या आप किसी दूसरी कंपनी में भी अप्लाई करते हो तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एडवांस एक्सेल जानते होंगे हम सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। तो आपने एडवांस एक्सेल सीख लिया, तो इससे क्या किया? आपने अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, तो दूसरी बात हमने ये समझी कि डेवलपमेंट, पहली बात ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, बट ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और डेवलपमेंट हमेशा पर्सनल ग्रोथ के लिए हो रहा है, ये उस स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है, ये हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ठीक,
तो एक बात मुझे और समझ आई यहाँ पर कि जो ट्रेनिंग है वो हमारी जॉब ओरिएंटेड लर्निंग प्रोसेस है, सिर्फ जॉब से रिलेटेड, लेकिन वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो करियर ओरिएंटेड है, वो हमारे करियर को और अच्छा करने के लिए है। ठीक है, समझ आ गया? ओके। सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू ग्रो। ये किस लिए कर रहे हैं हम? ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करा सकें। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते भी हैं कि टाइम टू टाइम अपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के नॉलेज को, उनके स्किल्स को और इंक्रीज करने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स वो लोग चलाते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि पांचों के पांचों पॉइंट आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। चलो जी, अब ट्रेनिंग हो गई है, डेवलपमेंट के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, अब होगी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं हेडिंग का आपको मतलब बता देती हूँ बेटा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए फिलहाल आप इतना समझो, अभी फिलहाल 12th तक की भाषा में, कि ये है आपका इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तुम लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया लिखाया, अब तुम्हारा जब रिजल्ट आता है ना, और वो जो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आती है, मम्मी ने कहा है कि बेटा हाफ ईयरली के जो मार्क्स होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या किया जाए, कि आप जो डिमांड कर रहे हैं आईफोन की वो दिला दिया जाए, या जो तुम अभी फिलहाल ही एंड्रॉयड यूज कर रहे हो ये भी तुमसे छीन लिया जाए और तुम्हारे हाथ में वही कीपैड वाला फोन पकड़ा दिया जाए। तो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही तय करेगी कि आगे क्या होगा। तो बेटा इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आपको हमने हर चीज़, हर सुविधा प्रोवाइड कर दी, आपका प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ट्रेनिंग भी हो गई, डेवलपमेंट के लिए भी काम हो गया। अब हम चेक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस कि आप क्या कर रहे हैं, और उसी परफॉर्मेंस चेकिंग के बेसिस पर ही आपके आगे की करियर की होगी प्लानिंग। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेटा मतलब क्या होता है, देखिए जरा। इट मीन्स इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और द पास्ट परफॉर्मेंस, कि अब हम यहाँ पर आपकी करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कुछ सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। तुमने मम्मी से वादा किया था कि मम्मी 80 में से 60 तो कहीं नहीं गए, 80 में से 60 तो आ ही जाएंगे। तो मम्मी जिस दिन तुम्हारी पीटीएम अटेंड करने के लिए जाएगी, या पापा जिस दिन पीटीएम अटेंड करने के लिए जाएंगे, या कोई भी आपका गार्जियन अगर पीटीएम अटेंड करने के लिए जाएगा, आपने वादा कर रखा है भाई 60 का। अब उनके माइंड में तो यही होगा ना कि 60 से अबव ही होंगे, उससे बिलो नहीं होंगे। तो एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड दे दिया आपने उनको आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने का, तो उसी से आपकी करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। सो all the organization have some formal और informal appraising their employees performance। तो सबके पास अपने formal और informal means होते हैं अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। The performance appraisal process will include defining the job। अब इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जॉब को डिफाइन करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और उसी के हिसाब से क्या देते हैं, फीडबैक। रिपोर्ट कार्ड पे नीचे मैम ने लिखा होता है ना, रिमार्क वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, फीडबैक है बालक, वही है फीडबैक जो डिसाइड करेगी कि घर पे पिटाई अब किस हथियार से तुम्हारी पिटाई होने वाली है। तो ये फीडबैक भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन और करियर प्लानिंग। मैंने बोला था ना, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगी कि बेटा आईफोन मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड्रॉयड छीन लिया जाएगा, या कीपैड वाला फोन मिलेगा, या कछु नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, तो यही डिसाइड करेगा प्रमोशन और करियर प्लानिंग कैसे। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हमने देख ही ली है, तो अगर रिपोर्ट अच्छी होगी, अगर आपकी अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी है तो हो सकता है आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएं। या अगर रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है कि यार ठीक है, इतना भी बुरा रिजल्ट नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ है। अब हो सकता है कि आप एक जगह पर पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो आपने मम्मी से बोला कि मम्मी इस वजह से है, तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है शिफ्ट करके देख लो कहीं और। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, एक एम्प्लॉय हमें लग रहा है कि मेहनती तो है बट रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया, शायद ये यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। या हमें लग रहा है कि नहीं तुम निकम्मे ही हो, तुम काम करोगे ही नहीं, तो हो सकता है तुम्हारा डिमोशन या टर्मिनेशन हो जाए। ठीक है, तो देखो अप्रेजल रिपोर्ट ही सब कुछ बताती है। सो इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द करियर रिलेटेड इश्यूज। तो अब अप्रेजल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करियर रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान दिया जाएगा, प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे में सोचा जाएगा, एवेन्यूज मतलब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा जाएगा। सो प्रमोशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज करियर। और देखो हर व्यक्ति ये चाहता है ना कि यार मेरा करियर बढ़े, आगे बढ़ूं, मेरे को प्रमोशन मिले। सो
ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एनकरेज द एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टाफिंग प्रोसेस में सोचना चाहिए कि यार हमें भी अपने एम्प्लॉयज के प्रमोशन और करियर प्लानिंग के बारे में क्या करना है, कुछ एक ड्राफ्ट बनाना है कि हम किस तरीके से हम यहाँ पर प्रमोशन करते हैं, हम क्या उनके लिए करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इन्हीं सब बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई, प्रमोशन और करियर प्लानिंग का काम भी हमने सोच लिया। अब पैसा, भाई काम के काम काम काम, इतना सब काम काम के बारे में बात कर रहे हो, पैसा कौन देगा, हमको पैसा भी तो चाहिए यार, पैसे के बारे में बात करो। तो पैसे के बारे में लो जी हमने बात करनी अब शुरू कर दी है। अब मिलेगा कॉम्पेंसेशन। बहू ने बनाई पहली रसोई में बनाई खीर, अब उस खीर को खाने के बाद ही मिलेगा क्या, शगन। अब वहीं पे मिलेगा ना कंपेंसेशन। तो देखो जी, अब कंपेंसेशन डायरेक्ट कैश में भी मिल सकता है कि लो बहू 1100 रुपये, 2100 रुपये, या फिर मिल गई कहीं घूमने की टिकट, शिलोंग की टिकट मिल गई, जाओ घूम कर आओ, और बस फिर चलो आगे क्या ही कहें। So compensation refers to all the forms of pay or reward going to the employees. तो compensation का मतलब क्या है, वो सारी चीजें, चाहे वो रिवॉर्ड है, चाहे वो पैसा है, जो भी कुछ आपको मिल रहा है आपके काम के बदले में, आपकी मेहनत के बदले में, वो compensation होता है। और ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन से हैं, या तो डायरेक्ट पेमेंट मिलती है या इनडायरेक्ट पेमेंट मिलती है। डायरेक्ट मतलब दो तरीके से, वो भी टाइम बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड। अब टाइम बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे कि आपको सैलरी या वेजेस मिलती है, कैसे मिलती है, वेजेस जैसे कि दिहाड़ी, तो डेली बेसिस से मिल सकती है। सैलरी आपको मंथली मिल रही है, वीकली मिल रही है, एनुअली मिल रही है, तो ये हो गया आपका टाइम बेस्ड, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पैसा मिल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो जैसे कि लोगों को पीस वर्क के बेसिस पे काम मिलता है। पीस वर्क का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने इतने यूनिट्स बनाई, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। कई बार हम आपको कमीशन दे देते हैं कि अगर आपने इतनी यूनिट्स बेच दी तो आपको इतना % कमीशन मिल जाएगा, या आपको कुछ बोनस हमने दे दिया कि इतना टारगेट अचीव करोगे तो इतने का बोनस मिलेगा। तो ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड होता है। तो ये बिल्कुल आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है, ठीक। बट कुछ इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी अब आपको देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके लिए इंश्योरेंस करा देना, आपकी वेकेशंस यानी कि छुट्टियों के लिए आपका इंतजाम कर देना, आपको हो सकता है वो कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, रहने के लिए आपको घर दे दें, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री करा दें, आपको हेल्थ फैसिलिटी दे दें। तो यहाँ पर वो आपको पैसा नहीं दे रहे, आपके हाथ में पैसा नहीं पकड़ा रहे, लेकिन पैसे से रिलेटेड आपकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसी पेमेंट्स कहलाती हैं बेटा इनडायरेक्ट पेमेंट। और इस इनडायरेक्ट पेमेंट को हम एक नाम भी देंगे अपने अगले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर एक स्टाफिंग प्रोसेस। सो बच्चों, आई होप कि आज की क्लास में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल स्पेशल इस क्लास में ही रखा, इकलौता टॉपिक, ताकि आप इसके ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकें और इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।